कुछ समय बाद स्कूलों के बीच फिर एक बड़ी रेस होने वाली थी। इस बार माइक फर्रन स्कूल का मुकाबला एक बहुत मजबूत टीम से था। रेस शुरू होने से पहले व्हाइट ने सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और उनका हौसला बढ़ाया। रेस शुरू हुई। शुरुआत में माइक फर्रन की टीम पीछे चल रही थी, लेकिन थॉमस बिल्कुल शांत था। ये सब व्हाइट की बनाई हुई योजना का हिस्सा था। उसने थॉमस से कहा था कि शुरुआत में पूरी ताकत मत लगाना। आखिरी 100 मीटर बचते ही थॉमस ने पूरी रफ्तार से दौड़ लगाई। उसने एक एक करके सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। यहाँ तक कि डैनी, उसने भी हार नहीं मानी और आखिरी खिलाड़ी के साथ फिनिश लाइन तक पहुंच गया। आखिरकार माइक फर्रन स्कूल ने अंकों के मामूली अंतर से अपनी पहली जीत हासिल कर ली। लेकिन अगले ही दिन तीनों भाई पारिवारिक मजबूरी की वजह से टीम छोड़ गए। ये सुनकर व्हाइट उनके घर पहुंचा। उनकी मां ने उसे साथ बैठकर खाना खाने के लिए रोक लिया। तीनों भाइयों ने घर का सबसे अच्छा खाना उसके सामने रखा और जाते समय एक बड़ा डिब्बा भी साथ दे दिया। इतने बड़े परिवार की हालत देखकर व्हाइट कुछ कह ही नहीं पाया। घर से निकलते समय उसकी मुलाकात तीनों भाइयों के पिता से हुई, लेकिन उन्होंने व्हाइट की बात बीच में ही रोक दी। उन्होंने कहा, हमारे परिवार के लिए दिन रात दौड़ना कोई जरूरी चीज नहीं है। मेरे तीनों बेटे हर दिन 1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं। अगर वही 1 घंटा खेत में काम करें तो घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे आदमी हमारी मजबूरी समझ सकते हो। उन्हें लगा कि यह सुनकर व्हाइट हार मान जाएगा, लेकिन अगली ही सुबह व्हाइट खुद खेत की तरफ जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। व्हाइट बच्चों के साथ खेत में पहुंच गया। तेज धूप में उसने भी उनके साथ पत्ता गोभी काटी। पसीने से उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए। कुछ ही देर में उसकी कमर दर्द करने लगी। तभी उसे सच में समझ आया कि ये बच्चे हर दिन कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन यही बात उसे और मजबूत बना गई। उसने ठान लिया कि वह इन बच्चों की जिंदगी बदलेगा। दोपहर के खाने के समय उसने बच्चों से बात की और तय किया कि खेत का काम खत्म होने के बाद ही ट्रेनिंग होगी। शनिवार और रविवार को भी वह खुद खेत में उनकी मदद करेगा। जिस दिन रेस होगी उस दिन भी वह सुबह जल्दी आकर बच्चों के साथ फसल काटेगा, ताकि ट्रेनिंग और रेस में कोई दिक्कत न आए। व्हाइट की सच्ची लगन ने बच्चों के माता पिता का दिल जीत लिया। अब ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई। इसके बाद मैकफारलैंड की टीम लगातार जीतने लगी। उन्होंने एक के बाद एक 2 मजबूत टीमों को हरा दिया। उनकी खबर अखबार में भी छपने लगी। एक दिन भाषा की टीचर ने टीम के एक खिलाड़ी का लिखा हुआ निबंध पढ़कर सुनाया। मुझे संतरे के बागों के ऊपर उड़ते काले पक्षी बहुत पसंद है। जब हम दौड़ते हैं तो पूरी धरती हमारी लगती है। हम पक्षियों की भाषा समझते हैं। तब हम सिर्फ मैक्सिको से आए गरीब लोग नहीं रहते। जब हम दौड़ते हैं हमारी आत्मा उड़ने लगती है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम भगवान से बात कर रहे हो और दौड़ते समय हम खुद भगवान जैसे महसूस करते हैं। ये सुनकर व्हाइट की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने बच्चों को सिर्फ दौड़ना नहीं सिखाया, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सिखाया है। अगली सुबह मैक्सिकन परिवारों ने मिलकर मैकफारलैंड टीम के लिए एक खास तोहफा तैयार किया। बच्चों को आखिरकार नए रनिंग शूज और प्रोफेशनल सामान मिल गया। अब उनकी ट्रेनिंग पहले से भी बेहतर होने लगी। वे पीली मिट्टी, सुनहरे खेतों, हरे जंगलों, शांत पानी और खाली मैदानों के बीच रोज दौड़ते रहे। व्हाइट ने बच्चों से कहा, अगर हम इसी तरह जीतते रहे तो हमारे पास नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंचने का मौका होगा, लेकिन मैदान में तुम्हारी जगह मैं नहीं दौड़ सकता। अगर जीतना है तो खुद पर भरोसा रखो और एक दूसरे पर विश्वास करो। आखिरी क्वालिफाइंग रेस से पहले व्हाइट अपना कॉलेज का आवेदन लेकर आया। उसने बच्चों से कहा, अगर तुम नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंच गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कॉलेज सिर्फ पढ़ाई नहीं देता, बल्कि सपनों तक पहुंचने का रास्ता देता है। यही तुम्हारे परिवार की उम्मीद भी बन सकता है। लेकिन जब थॉमस ने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, पढ़ाई से सिर्फ आंखें खराब होती हैं। खेत में काम करने के लिए किताबों की जरूरत नहीं होती। पिता का साथ न मिलने के बाद भी टीम पूरे शहर का गर्व बन चुकी थी। छोटे बच्चे भी अब उनकी तरह बनना चाहते थे। अब सबसे अहम रेस का दिन आ गया था। अगर वे टॉप 4 में आ जाते तो नेशनल चैंपियनशिप के लिए चुन लिए जाते। उसी समय व्हाइट को एक बड़े और मशहूर स्कूल से नौकरी का ऑफर मिला। ये वही मौका था जिसका वह कई सालों से इंतजार कर रहा था। वह सोच में पड़ गया और चुपचाप अपना विजिटिंग कार्ड जेब में रख लिया। फिर वह बच्चों के पास गया और उनका हौसला बढ़ाया। सीटी बजते ही रेस शुरू हो गई। सालों की मेहनत अब रंग दिखाने लगी। थॉमस शुरू से ही समझदारी से दौड़ा और आगे बना रहा। बाकी खिलाड़ी भी उसके पीछे डटे रहे। जिस चढ़ाई से वे पहले डरते थे वही अब उनके लिए जीत का रास्ता बन गई थी। बार बार पहाड़ी पर की गई ट्रेनिंग आज काम आ रही थी। थॉमस सबसे बड़ी चढ़ाई पार कर चुका था, लेकिन फिनिश लाइन से ठीक पहले वह फिसल कर गिर पड़ा। वह तुरंत उठा और फिर दौड़ा, लेकिन पहला स्थान नहीं बचा पाया। उसे दूसरा स्थान मिला। इस बात का उसे बहुत दुख हुआ। व्हाइट भी परेशान था। उन्हें लगा कि शायद वे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे बाकी खिलाड़ी भी फिनिश लाइन पार करने लगे। अब सभी की नजर रिजल्ट बोर्ड पर थी। हर बार किसी स्कूल का नाम लिखा जाता तो उस टीम के लोग खुशी से झूम उठते। पहला स्थान, दूसरा, तीसरा। मैकफारलैंड के बच्चे सांस रोककर खड़े थे। फिर चौथे नंबर पर उनका नाम लिखा गया। सबने राहत की सांस ली। उनकी मेहनत रंग लाई थी। रेस खत्म होने के बाद व्हाइट सीधे घर नहीं गया। वह बच्चों को पहली बार समुद्र दिखाने ले गया, लेकिन टिकट $9 की थी। व्हाइट की जेब में सिर्फ $5 थे। उसने गार्ड से कहा, पीछे बैठे इन 7 बच्चों ने आज तक समुद्र नहीं देखा। आज बड़ी मुश्किल से इन्हें यहाँ लाया हूँ। गार्ड ने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी और बिना पैसे लिए उन्हें अंदर जाने दिया। ये पहली बार था जब बच्चों ने अपने छोटे से शहर के बाहर की दुनिया देखी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी समुद्र पर चमक रही थी, जैसे उनकी सारी मेहनत का इनाम मिल गया हो। व्हाइट ने इशारा किया और सभी बच्चे हंसते हुए समुद्र की तरफ दौड़ पड़े। उनकी हंसी पूरे किनारे पर गूंजने लगी। कुछ समय बाद पूरे शहर ने मिलकर व्हाइट की बेटी के लिए एक खास जन्मदिन का तोहफा दिया। अब व्हाइट को अपनी पुरानी गलती सुधारने का मौका मिल गया था, लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो गया।